Dear students, today we are taking the topic conquest, disease, and trade. The pre-modern world shrank greatly in the 16th century after European sailors found sea routes to Asia and also successfully crossed the Western Ocean to America. The pre-modern वर्ल्ड जो था वो 16th सेंचुरी में तेजी से श्रैंक हो गया, यानी कि छोटा हो गया. इट बिकम्स लाइक ए विलेज आफ्टर यूरोपियन सेलर्स फाउंड सी रूट्स टू एशिया. जब यूरोपियन सेलर ने एशिया का सी रूट का पता लगा लिया और सक्सेसफुली वेस्टर्न ओशियन को पार करते हुए अमेरिका तक चले गए. इन दैट टाइम द वर्ल्ड became shrank. For centuries, शताब्दियों से before the Indian Ocean had known a bustling trade. सदियों से जो इंडियन ओशियन से ये बस्टलिंग ट्रेड के तौर पर जाना जाता है. ट्रेड, गुड्स, पीपल, नॉलेज, कस्टम, एट्सेट्रा. मीन टू से इन इंडियन ओशियंस इट इज़ नोन फॉर द trade, goods, people's knowledge, custom, etc. Crossing its water. इसके वाटर को क्रॉस करते हुए द इंडियन सब कॉन्टिनेंट वाज सेंट्रल टू दीज फ्लोज. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट जो था वो इन फ्लोज के सेंटर में था, यूरोप और अमेरिका के बीच में. तो इट हेल्प Europeans expand or redirect some of these flow towards Europe. और इंडियन सब कॉन्टिनेंट सेंट्रल में होने की वजह से दिस वाज ए क्रूशियल पॉइंट इन देयर नेटवर्क. और यूरोपियन के नेटवर्क में एक इम्पोर्टेंट पॉइंट था. द एंट्री ऑफ द यूरोपियंस हेल्प एक्सपेंड्स redirect some of these flow towards Europe. और यूरोपियन की एंट्री ने यूरोपियन के आने ने इसको और ज़्यादा ट्रेड्स, गुड्स, पीपल्स, नॉलेज, कस्टम, इसको और ज़्यादा एक्सपेंड किया और रीडायरेक्ट किया यूरोप की तरफ को. इनफ्लोज को, इन रूट्स को यूरोप की तरफ रीडायरेक्ट और एक्सपेंडेड किया. बिफोर इट्स डिस्कवरी से अमेरिका की डिस्कवरी से पहले अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टेक्ट विद द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड फॉर मिलियन ऑफ ईयर्स. अमेरिका की डिस्कवरी से पहले, अमेरिका की खोज से पहले अमेरिका जो था, जो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड पूरी दुनिया से मिलियन ऑफ ईयर्स जो है, हजारों साल जो है रेगुलर कट ऑफ रहा. अमेरिका हैड बीन कट ऑफ फ्रॉम रेगुलर कॉन्टेक्ट, यानी कि रेगुलर कॉन्टेक्ट से कट ऑफ रहा फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड. बट फ्रॉम द 16th सेंचुरी, लेकिन 16th सेंचुरी से वॉट एवर द वास्ट लैंड इट हैज एंड एबंडेंट क्रॉप एंड मिनरल्स बिगेन टू ट्रांसफॉर्म ट्रेड्स एंड लाइव्स एवरीवेयर. और 16th सेंचुरी में इसकी विशाल भूमि और एबंडेंट अत्यधिक क्रॉप्स और मिनरल्स ने सब जगह जीवन को और व्यापार को बदलना शुरू कर दिया. प्रीशियस मेटल्स, particularly silvers from mines located in present-day Peru and Mexico also enhanced the Europe's wealth. प्रीशियस मेटल, विशेष रूप से सिल्वर जो माइंस में पाई जाती थी, those were located in present-day Peru and Mexico in USA also enhanced the Europe wealth. इन्होंने जो है यूरोप की वेल्थ को और ज़्यादा बढ़ाया. एंड फाइनेंस इट्स ट्रेड विद एशिया. और इसकी मदद से, सिल्वर की मदद से, और उन्होंने जो है एशिया के साथ ट्रेड को फाइनेंस किया. लीजेंड स्प्रेड इन द 17th सेंचुरी यूरोप अबाउट द साउथ अमेरिकाज फेवरेट वेल्थ. और उस समय ऐसी कहानियाँ प्रचलित थी
17th सेंचुरी यूरोप में कि साउथ अफ्रीका में एक फेवर्ड सिटी है, मतलब मीन टू से एक गोल्ड का सिटी है, वेयर गोल्ड इन एक्सेज इज फाउंड. Many expeditions set off in search of the El Dorado, the fabled city of the golds. अब बहुत सारी साहसिक यात्रा जो है वो अमेरिका के इस फेबल्ड सिटी जो झूठा और मिथ्या शहर था एल डोराडो, उसकी सर्च में बहुत सारे लोगों ने जो है अपनी यात्रा की. द पुर्तगीज एंड स्पेनिश conquest and colonization of America was decisively underway by the mid-16th सेंचुरी. पुर्तगीज और स्पेनिश की जीत और अमेरिका को कॉलोनाइजेशन बनाने के, उपनिवेश बनाने के जो प्रोसेस था वो डिसाइसिवली, निर्णायक तौर पे mid-16th सेंचुरी तक चलता रहा. यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट वाज नॉट जस्ट रिजल्ट ऑफ सुपीरियर फायर पावर. यूरोपियन की जो जीत थी वो उसकी सुपीरियर फायर पावर और आर्म एमुनेशन का रिजल्ट नहीं थी. इनफैक्ट वास्तव में द मोस्ट पावरफुल वेपन्स ऑफ द स्पेनिश कॉन्करर्स वाज नॉट ए कन्वेंशनल मिलिट्री वेपन एट ऑल. वास्तव में जो मोस्ट पावरफुल वेपन्स और स्पेनिश कॉन्कर का था, स्पेनिश विनर का था, वो कन्वेंशनल वेपन्स नहीं थे. Europeans' conquest was not just a result of the superior power. In fact, the most powerful weapon of the Spanish conquerors was not a conventional military weapons at all. वो परंपरागत मिलिट्री वेपन्स नहीं थे. It was a germs such as those of smallpox that they carried on their person. वास्तव में जो स्पेनिश और पुर्तगीज थे, they bought germs such as स्मॉल पॉक्स के जम्स वो अपने साथ लाए थे, दैट दे कैरीड ऑन देयर पर्सन, जो वो पर्सनली लेकर आए थे, ऑन देयर पर्सन आए थे, बिकॉज ऑफ देयर लॉन्ग आइसोलेशंस. क्योंकि अमेरिका के लोग, यूएसए के लोग जो थे वो आइसोलेशन में थे. अमेरिकाज ओरिजिनल इनहेबिटेंट हैड नो इम्यूनिटी अगेंस्ट दीज डिजीज. और अमेरिका के जो ओरिजिनल नेटिव थे उनके पास ऐसी कोई इम्यूनिटी उनके पास नहीं थी जो इस डिसीज़ की दैट केम फ्रॉम यूरोप, जो यूरोप से आई थी. स्मॉल पॉक्स इन पर्टिकुलर प्रूव्ड ए डेडली किलर. और स्मॉल पॉक्स जो है यूएसए के नागरिकों के लिए, यूएसए के लोगों के लिए एक डेडली किलर साबित हुआ. वंस इंट्रोड्यूस, और एक बार इंट्रोड्यूस होने के बाद, स्मॉल पॉक्स इंट्रोड्यूस होने के बाद ये पूरे कॉन्टिनेंट पर चौतरफा फैल गया, वाइड स्प्रेड हो गई. ए हैड इवन ऑफ एनी यूरोपियन रीचिंग देयर. यहाँ तक कि यूरोपियन वहाँ तक नहीं पहुँचे थे, ये उन जगह पर भी फैल गई. इट किल्ड एंड डेसिमेटेड होल कम्युनिटी, पेविंग द वे फॉर कॉन्केस्ट. और इट्स किल्ड द डेसिमेटेड होल कम्युनिटीज ने लगभग सभी कम्युनिटीज़ को किल्ड कर दिया, डेसिमेटेड, डिस्ट्रॉय कर दिया. इट मेक द वे फॉर द कॉन्टेस्ट. और इसने जो है यूरोपियन लोगों की जीत का रास्ता बना दिया. जम्स कुड बी बॉट और कैप्चर्ड एंड टर्न्स अगेंस्ट द इन्वेटर. जम्स को लाया जा सकता है और पकड़ा जा सकता है अगेंस्ट द इन्वेटर्स को लिए आक्रमण किया जा सकता है. बट नॉट डिजीज such as the smallpox to which the conquerors were mostly immune. गन्स को छीना जा सकता है, पकड़ा जा सकता है और इन्वेटर के खिलाफ यूज़ करा जा सकता है, बट नॉट डिजीज, ना और डिजीज़ को सच एज द स्मॉल पॉक्स. जो स्मॉल पॉक्स डिजीज थी उसको जो है उसके अगेंस्ट इन्वेटर लड़ नहीं सकता, जिससे ज़्यादातर विनर जो थे दे वर मोस्टली इम्यून. वो उन्होंने अपने आप को इम्यूनाइजेशन किया हुआ था, वो मोस्टली इम्यून थे. until the 19th century poverty and hunger were common in Europe. और 19th century में poverty और hunger जो थी वो पूरे यूरोप में कॉमन थी. cities were crowded and deadly disease were widespread. सिटी जो है वो
भरे हुए थे, ओवर क्राउडेड थे, और डिजीज वर स्प्रेडिंग देयर. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स वर आल्सो कॉमन इन यूरोप. रिलीजियस कॉन्फ्लिक्ट्स भी जो है वहाँ पे कॉमन थी, और धार्मिक झड़पें वहाँ हुआ करती थी. एंड रिलीजियस डिसेंटर्स वर परसुएटेड. और जो धार्मिक विरोधी विचार रखता था उनको परसुएट कर दिया जाता था, उनको मार दिया जाता था. थाउजेंड्स देयरफॉर फ्लैड यूरोप फॉर अमेरिका. इसलिए 1000 पीपल जो है वो यूरोप से अमेरिका के लिए चले गए. Here by the 18th century तक plantation work by the slaves captured in Africa were growing cotton and sugar for European market. यहाँ पे जो है 18th सेंचुरी तक प्लांटेशन वर्कर जो स्लेव के रूप में अफ्रीका से लाए गए थे, अफ्रीका से पकड़े गए थे, कैप्चर किया गया था जिनको, दे वर ग्रोइंग कॉटन एंड शुगर फॉर द यूरोपियन मार्केट. वह वहाँ पर अमेरिका में यूरोपियन मार्केट के लिए कॉटन एंड शुगर से ग्रो कर रहे थे. until well into the 18th century और 18th century तक चाइना और इंडिया they were the world richest country. और 18th century तक चाइना और इंडिया जो था वर्ल्ड richest country थे. they were also pre-eminent in Asian trade. where they were also important. वो बहुत ज़्यादा pre-eminent थे एशियन ट्रेड्स में. however फ्रॉम द 15th सेंचुरी, और तो भी जो है 15th सेंचुरी से चाइना इज सेड टू हैव रेस्ट्रिक्टेड ओवरसीज कॉन्टैक्ट. ऐसा कहा जाता है कि चाइना ने ओवरसीज ट्रेड से अपने आप को रेस्ट्रिक्ट कर लिया था, रोक लिया था, एंड रिट्रीटेड इनटू आइसोलेशन, और आइसोलेशन में रहने लगा था. चाइना इज रिड्यूज रोल, चाइना का घटता हुआ रोल, एंड राइजिंग इम्पोर्टेंस ऑफ अमेरिका, और अमेरिका की बढ़ती हुई इम्पोर्टेंस, क्रूशलनेस, इट ग्रेजुअली मूव द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड वेस्टवर्ड. ये जो है वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर को वेस्ट की तरफ इसने मूव कर दिया. यूरोप नाउ इमर्ज एज द सेंटर ऑफ द वर्ल्ड ट्रेड. और यूरोप जो था अब वर्ल्ड ट्रेड के सेंटर के तौर पर उभर कर सामने आया.